नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश की सियासत की। इसी साल या लंबा वक्त नहीं है, आम चुनाव होंगे और आम चुनाव से पहले बीजेपी एनडीए का नारा है कि अब की बार 400 पार। पिछली बार एनडीए को मिली थी 352 सीट, बीजेपी को 303, यानी कि 2019 के इलेक्शन में इजाफा हुआ। 2014 में 282 सीट मिली। लेकिन बड़ी बात विपक्ष के लिए, क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा। सीट शेयरिंग दूसरा बड़ा सवाल है, क्या सीट शेयरिंग हो पाएगी? और फिर बड़ी बात यह है कि जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष अभी लगता है कि बिखरा हुआ है, वो क्या एकजुट हो पाएगा? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, नीतीश का अपना एजेंडा, बंगाल में अपना, आम आदमी पार्टी के साथ में अलग इश्यूज, तो उन तमाम चीजों के बीच अगर वाकई ये जंग जीत लेता है विपक्ष एकजुटता की, तो मुझे लगता है कि एनडीए को, बीजेपी को धरातल पे काफी मेहनत करनी होगी। जो लक्ष्य प्राप्त की बात की जा रही है वो गलत भी साबित हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि क्या सीट शेयरिंग हो पाएगी, क्या एकजुट हो पाएंगे, ये बड़ी बात है। तो चले इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं राजीव जैन साहब हैं, हमारे साथ महेश शर्मा साहब हैं और प्रमोद वशिष्ठ साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, क्या लगता है आपको, एक बड़ी परीक्षा चुनाव से पहले विपक्ष के सामने यह होगी कि देखिए, नारा तो कोई भी दे सकता है कि अब की बार 400 पार, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि राम मंदिर की वजह से जो माहौल बना हुआ है उसे हमें कैच कर सकते हैं, उसे गेन कर सकते हैं, और भावनाएं जो जुड़ी होती हैं भगवा के साथ में, उसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो बात चाहे बीजेपी के लोग दबी जुबान से स्वीकार करते हो या सामने कहते हो, दूसरी तरफ विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती है कि सीट शेयरिंग हो, चाहे सीट शेयरिंग हो या फिर एकजुटता की बात। बस बात यही आती है कि एकजुट हो पाएंगे क्या? देखिए योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो भाजपा है और एनडीए के रूप में वो 400 पार का जो नारा वो दे रहे हैं, वो अपने एक उनमें उत्साह भी है। भी हाल में 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उनमें 3 राज्यों में उनको बड़ी जीत मिली, 2 कांग्रेस से उन्होंने छीने भी हैं राज्य। और इसके साथ ही जो बीजेपी ने अब एक नई मुहिम छेड़ी है, वो युवा वर्ग को बहुत आगे ला रहा है। तो एक उनमें काफी उत्साह भी है इस वर्ग में, और बीजेपी के खुद के कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि अब आम कार्यकर्ता भी किसी भी बड़े पद पर पहुंच सकता है। दूसरा जो उनका एक कोर इशू जो हमेशा रहता है पिछले 25-30 साल, राम मंदिर का, वो भी सोल्व होने वाला है। तो भाजपा ने तो कोर इशू को जिस तरीके से उनका समाधान निकाला, जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा हो, राम मंदिर वाला मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर की धारा 370 वाला मुद्दा हो, इन मुद्दों पर देश का एक वर्ग विशेष, खास करके हिंदू समुदाय जो भाजपा की तरफ आकर्षित हुआ है, उसको उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित करने में सफलता कहीं ना कहीं दर्जे तक पा ली है। अब वो कॉमन सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहे हैं, चुनावी मुद्दा हो सकता है। और दूसरी तरफ विपक्ष में इतना बिखराव है, तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं भाजपा उन चीजों को उठाना चाहती है, और बड़े लेवरेज के साथ भाजपा उस रूप में आगे बढ़ रही है जो उसके कोर इशू है कि उनका समाधान महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे भी हैं। लेकिन विपक्ष इन मुद्दों को उठा नहीं पाया इस तरीके से दमदार तरीके से। भाजपा के खिलाफ इनको एक जो मुहिम के तौर पर विपक्ष की जिम्मेदारी थी उसको उठाना चाहिए था, यदि उसको अपनी मजबूती चाहिए थी। देश में आज महंगाई का और बेरोजगारी का दौर है, इसमें कोई दो राय भी नहीं। इन चीजों को विपक्ष को उठाना चाहिए था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो नाकाम साबित हो रहा है। अब दूसरी तरफ क्या, चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन तो बनाया इंडिया, लेकिन उसमें सीट शेयरिंग के लेके अब कई विवाद की स्थितियां सामने आ रही हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में ही देखा जाए 42 लोकसभा सीटें हैं, वहां ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बड़ी दमदार है, कांग्रेस भी वहां काफी पावरफुल रही और वामपंथी दल भी काफी पावरफुल रहे। तीनों का वहां अच्छा दबदबा था। भाजपा तो पिछले 1-2 चुनाव से वहां उसकी एंट्री हुई है, लेकिन अच्छी एंट्री कर ली भाजपा ने। पिछले चुनाव में 18 के करीब सीटें भाजपा ने वहां से जीत ली थी बंगाल से, जबकि वहां 2-1 सीटें ही भाजपा हमेशा जीतती रही, बहुत कमजोर थी, लेकिन काफी टाइम से मजबूती हासिल की। तो वहां विपक्षी दलों का गठबंधन है, उसमें ममता बनर्जी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देना चाह रही है 42 में से। तो कांग्रेस के लिए तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। इसी तरीके से बिहार में जनता दल यू
वो 18 सीटों पे लड़ना चाह रहा है, जो कि वो उसका दावा ये है कि भाई 16 वो पहले जीत चुके थे, 2 सीटें उनके नंबर 2 पे वो रहे थे। तो ये स्थितियां हैं। ऐसे ही अभी दिल्ली पंजाब में वहाँ आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी से उनको समझौता करना है। केजरीवाल उनके लिए कितनी सीट छोड़ेंगे? दिल्ली की सभी 7 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ती रही है, दूसरे नंबर पे रही है पिछले 2 चुनावों में। तो आम आदमी पार्टी का दावा इस बार की वहां 4-5 सीटें वो लड़े हैं कांग्रेस के लिए, 1-2 सीटें छोटे, जबकि विपक्षी दलों में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है। तो कांग्रेस की एक स्थिति ये हो रही है कि अभी सीट शेयरिंग में उसके जो प्रदेश के नेता होते हैं या स्थानीय स्तर के जो नेता होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीजों का विरोध कर रहे हैं कि पार्टी को उनके दूसरे दलों के सामने दबनानी चाहिए। ये बिहार कांग्रेस के लोग भी यही कह रहे हैं, बंगाल कांग्रेस के भी यही कह रहे हैं। विपक्ष के जो नेता है लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने तो जो ममता बनर्जी का फार्मूला आया उसको सिरे से ही नकार दिया। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है जहाँ 80 सीटें हैं लोकसभा की, वहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें छोड़ना चाह रही है, जो अमेठी और रायबरेली की है। तो कांग्रेस वहां भी 10-15 सीटें तो चाहती है उत्तर प्रदेश में, कि चाहे अखिलेश यादव वो, वहां मायावती का अपना एक है, वो भी एक चुनाव लड़ती है। तो ये सब चीजें विपक्षी दल यदि सीट शेयरिंग कर लेते हैं, भाजपा के मुकाबले एक ही उम्मीदवार मैदान में आता है, तो मुकाबला रोचक होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जिम्मेदारी विपक्षी दलों को निभानी है। उनको कहीं ना कहीं अपने कुछ स्वार्थ छोड़ने होंगे, कहीं ना कहीं, जो जिसको कहते हैं ना कि राजनीति में बलिदान देना पड़ता है। तो ये कांग्रेस कितना बलिदान दे पाएगी या कितना आगे बढ़ पाएगी, या दूसरे दल जो छोटे दल है, क्षेत्रीय दल है, वो कितना कांग्रेस को समाहित करते हैं अपने में, या कांग्रेस की दोनों का वोट बैंक एक जैसा है। यदि दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो निश्चित रूप से फायदा भाजपा को पहुंचेगा। और स्थानीय स्तर पे जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के, जो पार्टी का झंडा उठाए रखते हैं बुरे दिनों में, उनकी उम्मीदें ये रहती है कि चुनाव आए हैं तो हमारी पार्टी का उम्मीदवार सामने आए तो उसको ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन अब जो परिस्थितियां राजनीति में बनी है पूरे देश भर में, तो भाजपा के मुकाबले विपक्षी दल इस बात पे तो आम सहमत है कि एक ही उम्मीदवार हर क्षेत्र में खड़ा किया जाए भाजपा के लिए। लेकिन कैसे होगा उसकी एक्सरसाइज कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में जहां भी। राजू जी, मैं जो समझ पा रहा हूँ यहाँ एक बात ये मान के चल सकते हैं हम कि दिल्ली में या मुंबई में या पटना में जहां पे एक्सरसाइज होती है वो अलग लेवल की होती है, लेकिन स्थानीय इकाइयां जो हैं, जिन्हें हम प्रदेश इकाई कहते हैं, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी एक अलग सोच है। वो मान के चलते हैं कि या तो अगर ऊपर बैठे नेता अपनी इकाइयों को भरोसे में नहीं लेंगे तो ये मान के चलिए सीट शेयरिंग ऊपर तो रह जाएगी, लेकिन नीचे झंडा अलग अलग चलेगा, तो इसका भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मकसद से सोल्व हो नहीं पा रहा। तो लगता यह है कि इनको एक्सरसाइज कहीं ना कहीं अभी उस तरह से करनी होगी जिसका अभी मुझे अभाव लगता है, क्योंकि बीजेपी के पास में सीधी बात है कि चेहरे के नाम पे नरेंद्र मोदी हैं, एजेंडे के नाम पर 370 के बाद में राम मंदिर, जो बीजेपी का एक हिडन एजेंडा नहीं फ्रंट एजेंडा था, उसको वो कारगर कर रहे हैं। और एक अवसर है, कई बार कहते हैं कि इस बार बेड़ा पार, राम ही लगाएंगे बेड़ा पार, वो बातें भी सामने आ रही हैं। तो विपक्ष, मुझे लगता है कि अभी जो बिखराव की स्थिति है, अगर मुकाबला करना है तो एकजुट होना होगा, अदरवाइज रिजल्ट वही आएंगे। पिछली बार 52 सीट जीत करके आई कांग्रेस, 52 सीट जीत करके आई, 303 सीट भाजपा जीत करके आई, 44 से बस ये जंप करके 6 सीट का 8 सीट का पे जंप मान लीजिए, बस इससे ज्यादा नहीं है। महेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बीजेपी मुकाबला देखे किसी से भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि 50% से ज्यादा मत अभी बीजेपी लेने की स्थिति में ले रही हो। अगर हम टोटल वो देखें तो अभी भी विपक्ष के पास में ज्यादा वोट है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग और उसके अलावा जो चीजें हैं उनको लेकर के क्या होगा। क्या आपको लगता है कि विपक्ष अभी बिखराव की स्थिति में है? जो बातें निकल करके आ रहे हैं कि जैसे राजीव जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई इतनी सीटें देंगे, ममता बनर्जी अलग कह रही है, जो जेडीयू इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा था वही सीट शेयरिंग के अंदर अपना डंगा लगा रहा है। केसी त्यागी का आज ही के पेपर्स में यह है कि हम तो ऑलरेडी 17 सीट जहां हम स्टैंड करते हैं, 16 हमारे सांसद हैं और एक सांसद जो है वो दूसरे नंबर पे रहा, तो 17 सीट तो हमें हमारी चाहिए ही चाहिए। देखिए, यही वाली जो चीज है, मेन जो है इशू विपक्ष का यही है कि इनकी एकता इसी बात को, सीट शेयरिंग को लेकर के मत भिन्नता है कि कोई भी अपना वजूद खोना नहीं चाहता। क्षेत्रीय दल जितने भी हैं
चाहे जदयू कर लीजिए, आरजेडी को ले लीजिए, या आपके टीएमसी को ले लीजिए, या इवन की तमिलनाडु में भी मतलब डीएमके को ले लीजिए, या इधर एनसीपी को ले लीजिए, या शिवसेना जो है उनकी वो उसको ले लीजिए। तो ये जो जितने भी जो गुट है वो प्रदेशों में अपने अपने प्रदेशों में अपना महत्व रखते हैं। अगर वो देते हैं कांग्रेस को, तो कांग्रेस की स्थिति ये होगी कि बड़ा दल राष्ट्रीय होने के बाद में भी वो स्थिति ये हो रही है कि अगर मैं बीजेपी से मुकाबला करना है तो उसको साथ लेने की बजाय वो प्रभावशाली नहीं। अगर ये जो तीन जो अभी जो 5 जगह पे जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, अगर इनमें अगर कांग्रेस के पास एक मतलब क्या कहते हैं अच्छी पोजीशन आ जाती तो संभवतः यह है कि लीडिंग ये खुद करती। लेकिन विडंबना ये रही है कि कांग्रेस 3 स्टेट में हार गई। तो ये वाली जो चीज आ रही है तो उसके सामने हो रहा है क्या कि अब क्षेत्रीय दल जो है उनकी पावर ज्यादा हो गई है बार्गेनिंग की, कि वो और कांग्रेस को चाहिए मतलब एंटर होने की जी। तो उसकी एक नहीं कई, जब 4 सबके अलग अलग हित हो और सबका अगर हित अगर एक हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी। अब ये सारी जो चीजें वो मुद्दे जो बनेंगे, या मतलब इनकी शेयरिंग भी हो जाए, शेयरिंग भी हो जाए, तो मुद्दा जो बनेगा तो फिर वो जातिगत जनगणना वाला वो लेकर के आएंगे। तो ये कहीं न कहीं अच्छा उसमें भी मतलब बाइफर्केशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व की काट के लिए वो जातीय जनगणना को लेकर के मतलब क्या कहते हैं प्रहार करना चाह रहे हैं। और ये फिर गौण इश्यूज वो गौण हो जाएंगे। और जो मुद्दा जो अब मुझे जो लग रहा है वो राम मंदिर और या मतलब क्या कहते हैं 370 वगैरह का जो भी है वो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। अब अपने ये जो है कि सीएए का जो मामला है, जो मुद्दा नए लेके आ रहे हैं, तो ये सारे जो ऐसे मतलब है प्रभावशाली मुद्दे हैं जिसपे मतलब कहीं न कहीं बिखराव तो विपक्ष में ज्यादा दिखेगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मध्यैक्यता नहीं होगी इसमें कि कोई दल तो चाहता है कोई नीचे आएगा। देखिए अभी तो विपक्ष के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि राम मंदिर के लिए निमंत्रण आया हुआ है, करें क्या, जाएं कि नहीं जाएं। सीधी सी बात है, भारत में रामलला की मूर्ति की अगर स्थापना है, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि राजीव गांधी ने पट खुलवाए सबसे पहले, है भी इसमें कोई बात ही नहीं है। फिर इसमें विचार की क्या बात है, एक ऐसे उसमें फंसे हुए हैं, एक तरफ उनको लगता है कि जो मैं पढ़ पा रहा हूं बड़े आर्टिकल छपे हैं लोगों के, उसमें साफ है कि पशुपेश की स्थिति में कांग्रेस, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें क्या पशुपेश की स्थिति है कि एक तरफ तो वोट का खतरा है, आप अगर मंदिर के कार्यक्रम में भी चले जाएंगे तो क्या आपका वोट छिटक जाएगा। तो डिसीजन की जो पावर कैपेसिटी होनी चाहिए कांग्रेस में, वाकई अभी काफी डिले हो रहा है इसमें। हाँ, इसमें डिले हो रहा है। और इसके एवज में अब ये मैं बता रहा हूँ कि एक पॉलिसी एक चीज पे अगर दृढ़ रहे कोई भी पार्टी तो समझ में आती है। दिक्कत ये है कि हम अभी नहीं बाद में जाएंगे, इस ओकेजन पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम बाद में राम मंदिर जाएंगे, एक चीज। दूसरा कि जो अगला ये मालूम है कि जो सत्तारूढ़ दल है वो इसी को मुद्दा बना रहा है, तो इसी मुद्दे पे भी उनकी भिन्नता है, विचारों की भिन्नता नजर आ रही कि प्रदेश वाले स्तर के नेता जो वहां चले जाएंगे। अब यूपी के अगर प्रदेश कांग्रेस के अगर सदस्य चले जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पे उसका कोई जलवा नहीं आएगा। राष्ट्रीय स्तर का जलवा तभी आएगा जब सोनिया गांधी जाए या राहुल गांधी जाए या जो बड़े महत्व की जो है आला कमान के नेता जाए। तो ये वाली जो चीज आती है कि राम मंदिर का जो इशू है जिसको लेकर के बीजेपी 2 से इतनी सीटों पे आई, सत्ता पे काबिज हुई, सत्ता चलाया उसने बाकायदा मतलब टर्म पूरी की, लगभग 3 या 4 बार उसने अपनी सरकार बनाई है। तो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे भी अगर इस तरह से, और राम जी, और ये भी बात है कि इनके पीछे की जो भी चीजें रही है कांग्रेस नेताओं की जो मनस्थिति बनी है, कोई मतलब अस्पताल की बात कर रहा है तो कोई किसकी बात कर रहा है, कोई राम को काल्पनिक पात्र बता रहा है, कोई क्या है। तो ये सारी जो चीजें हैं तो सामने आ रही है। अब ये कहें तो किस रूप में, और मोदी जी ने उनको आमंत्रित
एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी ने आमंत्रित किया, और वो भी मोदी ने आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि मोदी तो खुद आमंत्रित है, उसके अंदर बाकायदा ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है, वो बीजेपी आकर देख करके गए हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास में, राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। खैर चलिए, एक राम मंदिर एक अलग मुद्दा होगा, लेकिन देखिए आप थोड़ा सा पीछे जाइए। जब 2014 में चुनाव होने वाले थे, मोदी मॉडल की बड़ी चर्चा हो रही थी, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में थे, और उसके बाद में दिल्ली की सल्तनत के लिए कूच किया उन्होंने। उस वक्त आपको ध्यान होगा 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स, कई ऐसे स्कैम्स हुए और हुए नहीं हुए, बाद में उनमें सब क्लीन चिट भी मिल गई इसी गवर्नमेंट के अंदर। तो एक मैसेज ये गया कि बिल्कुल रेपो जो सरकार की थी वो केवल और केवल भ्रष्टाचार की थी, और उसके अलावा कुछ नहीं किया, सब चीजें धूमिल हो गई। इन्होंने भी मुद्दा उठाया, नोटबंदी का उठाया, रफाल डील उठाया, स्पेक्ट्रम में अभी ले लीजिए 5G में, इसमें भी जितनी रेवेन्यू मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, विपक्ष ने आंकड़े पेश किए। लेकिन क्या वजह है कि श्रेय नहीं चढ़ पाती है? इसी वजह से विपक्ष एकजुट नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी तो कोई तो कारण ऐसा, कभी विपक्ष इसमें चर्चा करता है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो यात्रा ऐसे वक्त निकाल रहे हैं जब सरकार में बैठा दल बूथ लेवल पे अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, और राहुल गांधी जी की यात्रा। तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं वाकई ये मान के चल सकते हैं कि खुलकर के विचारों की कमी है, या फिर सुना नहीं जाता? देखिए योगेंद्र जी, मुझे बड़ी अजीब सी स्थितियां कई बार लगती हैं कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस का जो अपना कोर इशू होना चाहिए वो उस पर कहीं अटक गया, मतलब उतने दमदार तरीके से सामने नहीं आ पाती, तो जनता को वो अपनी चीजें सही ढंग से नहीं पहुंचा पाती या उनको समझा नहीं पाती। अब जैसे पिछले दिनों ही एक सनातन वाला मुद्दा उठा, तो भाजपा बड़ी आक्रामक हो गई इस पे, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को घेर लिया, कि कांग्रेस को ज्यादा घेरा भाजपा ने इस मुद्दे पे, कि कांग्रेस उन दलों के साथ है जो सनातन को मानते ही नहीं है या उनका विरोध करते हैं कि सनातन है ही नहीं। तो भाजपा तो अपने एक जो कोर इशू है हिंदुत्ववादी, जिसको अपन सीधे तौर पे कह सकते हैं हिंदुत्ववादी, उस पर विचारधारा पे चलती है, तो वो बिल्कुल अडिग तौर पे चल रही है। आप अभी पिछले दिनों अपने प्रदेश के ही चुनाव देख लें, तो भाजपा ने ये तय कर लिया कि साहब अल्पसंख्यकों को एक को भी टिकट नहीं देना तो नहीं देना। 2 सीटें भले वो इस वजह से हार गई, यदि वहां मुस्लिम उम्मीदवार होते तो वो सीटें भी भाजपा के खाते में आती, लेकिन उनकी एक अपनी पॉलिसी थी कि नहीं देना तो नहीं देना। आपने और हमने भाजपा का यहाँ का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र भी देखा, उसमें अल्पसंख्यक कल्याण विकास के लिए कोई जगह ही नहीं थी, एक लाइन बात नहीं की। उन्होंने सीधा कहा सबका विकास करेंगे, उसमें सब आ जाते हैं। जबकि कांग्रेस ने आधा पैराग्राफ पूरा ये दिया था कि अल्पसंख्यक कल्याण क्या करेंगे, तो ये अच्छी बात है कांग्रेस ने दिया, मैं उसका वो नहीं कर रहा कहीं, लेकिन भाजपा का उस मुद्दे पे मैं उसका ये मतलब ये इसको कह सकते हैं कि उनका साहसिक निर्णय मानता हूँ कि वो अपने मुद्दे पे अडिग रहे कि हम तो सबका करते हैं, हम तो कोई तुष्टिकरण नहीं। वो उन चीजों पे कांग्रेस को घेर लेते हैं। कांग्रेस बचाव में अपना कभी आधा हिंदुत्ववादी चेहरा दिखाती है, कभी कहती है नहीं हम सेकुलर हैं, तो वो असमंजस की स्थिति में रहती है। कांग्रेस को ये सेकुलर है तो पूरे कम से लोगों को समझाना चाहिए कि अपने देश प्रदेश के लिए ये विचारधारा सेकुलरिज्म की बहुत जरूरी है, सब मिलजुल के रहे या जो भी है, धर्मनिरपेक्षता रहे। लेकिन भाजपा एक मुद्दे पे अपने चलती है तो वो अपने लोगों को आकर्षित कर लेती है, आक्रामक तरीके से अपना प्रचार करती है। राम मंदिर का इशू वो इतने जोर शोर से उठाएगी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्या सोचेगी, चर्चा भी जातीय जनगणना कांग्रेस और विपक्षी दल रहा है। लेकिन योगेंद्र जी मैं ये देखूं और आप भी देखते हैं इस चीज को कि ये अभी अपने 3 राज्यों के जो चुनावों में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था कांग्रेस ने, राजस्थान प्रदेश में यहाँ के सरकार ने सर्वे का भी ऐलान कर दिया कि सर्वे भी शुरू हो जाएगा, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाया। वो ओबीसी को अपने तरफ आकर्षित करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाए। तो ओबीसी में भी कई कारण है कि अलग अलग प्रदेशों में कि अलग अलग जो ताकतवर जाति समूह है ओबीसी का वो डोमिनेट करता है। वो इस चीज को हवा देना चाहता है कि वो सारा जो उसका जिसको कह सकते हैं ओबीसी का जो लाभ मिलना है वो उसी खेमे में जाए, बाकी जो ओबीसी की दूसरी जातियां हैं वो उनको पीछे रखना चाहता है। और हकीकत भी ये है कि ओबीसी की जो कुछ जातियां हैं, जैसे राजस्थान में एक ताकतवर जाति है जाट, उसके अलावा जो और जातियां हैं ओबीसी में, जिसमें माली है, कुमावत है, गुर्जर है, नाई है, छोटी छोटी जातियां हैं, ये बेसिकली हमेशा बीजेपी के साथ रही हैं। तो बीजेपी पहले अपर कास्ट की पार्टी मानी जाती थी,
तो ये जो जाति समूह जो मैं जिनके नाम हैं, माली, कुमावत, सब अपर कास्ट के साथ रहे, तो इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव बीजेपी जनसंघ से कुछ जमाने से रहा है। तो कांग्रेस उस चीज को भी नहीं तोड़ पाई कि ओबीसी इकट्ठा कर ले। तो ये चीज उन जातियों में भी ये डर रहता है कि यदि ये जाति जनगणना हो जाएगी तो इसके हिसाब से पूरा हिस्सेदारी जो मिलेगी वो एक ताकतवर समूह ले जाएगा। तो ऐसे यूपी बिहार में वहाँ यादव समुदाय ताकतवर है ओबीसी में, तो वहाँ की जो दूसरी ओबीसी जातियां हैं वो उस चीज से बिदकती हैं। बिल्कुल। तो दूसरी जो जातियां, इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस को नफे के साथ साथ एक नुकसान का आकलन भी करके रखना चाहिए, लगता है आपको? ये नहीं, आकलन तो करना चाहिए, लेकिन एक उन्होंने सोच लिया कि ओबीसी शायद वो उनके पास फीडबैक होगा, अब वो सही है या गलत है। उनको ये लगता है कि हम ये हिंदुत्व की कार्ड के लिए ओबीसी वाला मुद्दा उठा लेंगे तो ओबीसी एकजुट होकर उनके समर्थन में खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बिल्कुल, अभी तक तो उसके कोई परिणाम आए नहीं, क्योंकि ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी अगर हम देख लें तो वहां भी मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मेजर इफेक्ट आया, क्योंकि जिस तेलंगाना की बात की जा रही है वहां पे भी कारण ये नहीं रहा कि जातीय जनगणना की वजह से कांग्रेस ने वहां पहली बार सरकार बनाई होगी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के विभाजन के बाद में। लेकिन अपन जो हिंदी बेल्ट के जो 3 स्टेटों के अपन ने चुनाव देखे और उसके नतीजे देखे, नतीजे के बाद अपन सब लोग इस आकलन पे पहुंचे कि जो कांग्रेस ने ओबीसी वाला मुद्दा उठाया था वो ओबीसी उसके समर्थन में नहीं आई। तो साफ कह कि कांग्रेस को एक स्पष्ट नीति के तौर पर सामने आना चाहिए कि ओबीसी का भी यदि वो भला करना चाह रहे हैं तो ओबीसी में भी तो इतनी जातियां हैं, उनमें ताकतवर जाति सारा ही लाभ नहीं ले जाए, बाकी और जातियां हैं उनको कैसे वो बन पाएगी, उनको कैसे लाभ दिला पाएगी, इस चीज को कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए। वो चीजें क्लियर नहीं हो रही। भाजपा उस चीज को सिरे से ले जाती है कि साहब हमारा तो प्रधानमंत्री ओबीसी का है, तो कई चीजें ऐसे खत्म हो जाती हैं। ओबीसी होना कोई वो नहीं है, मतलब जाति से कि कोई ओबीसी है तो ओबीसी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो चीजें एक राजनीतिक दल को, कांग्रेस को खास करके जो सबसे बड़ा दल है, तो उसको स्पष्ट तौर पे और क्लियर तौर पे सामने आना चाहिए। बिल्कुल, अपनी पॉलिसी क्लियर करनी होगी, क्योंकि बात साफ है, अगर आप पॉलिसी क्लियर नहीं करेंगे तो फिर जनता के जेन में तमाम चीजें, वो प्रश्न क्लियर नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, तो उसका कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है, फायदा कम नुकसान ज्यादा उठाना पड़ सकता है। ये मैसेज जो राजीव जी कह रहे हैं वो सीधा जाता है कि अभी लीडरशिप खुद ही क्लियर नहीं है कि हमें करना क्या है। महेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, बीजेपी का मैं इसे हिडन एजेंडा नहीं मानता हूँ। राम मंदिर का इनका अपना लक्ष्य था, 370 को रिमूव करना था, वो सारी चीजें हैं और किया भी। अब उसको खुल करके बोलते भी हैं कि मुखर्जी से लेकर के तमाम लोगों की दुआई भी देते हैं कि शहादत दी, कार सेवकों के लिए भी। अभी जो वहां पे चीजें बनाई है वो चाहे सेम आइडियोलॉजिकल जो लोग हैं, भगवा को मानने वाले विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, उन्होंने एक बिल्कुल बना दिया कि त्रेता युग में जिस तरह की चीजें हुआ करती थी, एक सोच उसी टाइप से। तो यानी कि आदमी को बांध करके रखा हुआ है वहां पे, और इसी पूरी चीजों को भुनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि इलेक्शन के दरमियान विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, वो बूथ मैनेजमेंट बीजेपी से ज्यादा बेहतर तरीके से यही लोग देखते हैं। और ये तमाम जो पीले चावल आज बांटे जा रहे हैं, आपको लगता है कि वोट में तब्दील नहीं होंगे जब भावनाओं का ज्वार जिस तरह से फटेगा? राहुल गांधी ठीक अपनी न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हो चाहे विपक्ष हो, अभी उनकी तैयारी उस रूप में दिखाई दे रही है। देखिए, आपको ये न्याय यात्रा की वाली जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो चार्ट अगर देखें आप, उनका रूट देखें ना, तो वो उस एरिया में है जहाँ कांग्रेस की मतलब क्या कहता है मतलब कमजोर पड़ती चली गई है, ये रूट है। अब जब उनकी यात्रा हो रही है तो दूसरे जो क्षेत्रीय संगठन है वो सचेत हो गए हैं कि इसमें अगर मान लीजिए इनकी राहुल की अगर यात्रा होती है और इससे इनका प्रभाव बढ़ता है तो हमारी मतलब संकट आएगा। तो एकता के लिए बीजेपी को हराने के लिए तो मानस बनाए हुए हैं, लेकिन जहां आ जाती है वोटों का शेयरिंग आएगा और वो मतलब क्या कहते हैं किसी दूसरा जो मुख्य दल जो दल है विपक्ष का, वो मतलब क्या कहते हैं प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में उनमें स्वाभाविक रूप से एक मतलब ये प्राकृतिक सिद्धांत भी मान लो उसको, उसमें उनका चौकन्ना रहना वो हो गया है। खैर ये तो यही है, पीले चावल का ये है
कि 2 सदस्यों से लेकर के मंजिल तो वहां से तैयार बनी है। तो जब 2 से 192 में आए, 192 से मतलब क्या था, सरकार बनाने की स्थिति में आए, स्थिति से बाद में आराम से 2 क्लियर मेजोरिटी के साथ में चले गए। हाँ, तो आगे भी आगे, और फिर मोदी जी के शासन में लगा 2 बार ये हो गया, और इन्हीं दिनों मतलब क्या था, राम मंदिर का इशू हुआ। तो ये भावनाओं से मतलब क्या था, प्रभावित हुआ है। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि बीजेपी अपने एजेंडे पे दृढ़ है, वो यही हिंदुत्व के मामले को लेकर के आगे बढ़ेगी। अब वो कितना प्रभावशाली, कितना होल्ड करते हैं, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अपनी तरफ कितना को वापस से खींचने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसी में ही आप उदाहरण के लिए कि कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा इसमें मतलब इंडिया के अंदर बीएसपी को भी शामिल किया जाए यूपी में। वही मतलब मुलायम से ये क्या आपके उनके अखिलेश यादव उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, इन्होंने उसको नहीं, उससे मतलब समझौता नहीं। तो ये जब, और वो मतलब मायावती ने भी मतलब स्टैंड ऐसा लिया कि वो मतलब क्या कहता ना, सपा के साथ जाना नहीं चाहती। तो ये जो है ये कमियां हैं। और दूसरा एक बात बताऊं, एक इश्यू आप एक अभी जो मालदीव वाला इश्यू बना है, इस मालदीव इश्यू के रूप में जो जिस तरह से सब मतलब क्या कहता, सिने कलाकार, खिलाड़ी, देश के और दूसरे लोग बागे सोशल प्लेटफॉर्म पे मतलब जिन्होंने रोष प्रकट किया, तो वहां उल्टा मतलब क्या कहता है ना, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन जी ने उल्टा बयान दे दिया कि मतलब मालदीव हाथ से निकल रहा है आपके। ये इनकी गलत। क्या एक चीज में समय थोड़ा कम है, मैं एक ये जो चीज मुद्दे भुनाने चाहिए इनको, कोई तो ये कहता है कि हम, बिल्कुल अमरीश जी सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही होगी कि बीजेपी कांग्रेस के अंदर बयान वीर इतने हैं कि वो वीर खुद ही को मुसीबत में डाल देते हैं। चाहे सनातन की बात हो, चाय बनाने वाले की बात हो, केतली में इतना उफान दिया कि वो कांग्रेस निपटती चली गई मणिशंकर अय्यर के बयान पे। कोई राम सेतु को लेकर के बात कर देता है, कोई कुछ कर देता है। और ये तब स्थिति, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता अगर एक व्हिप ये भी जारी करें कि बेवजह को बयान नहीं देगा। अधीर रंजन चौधरी का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बयान ऐसा रहा होगा जिससे कांग्रेस का खतरा टला हो या फिर कांग्रेस ने बहुत कुछ गेन किया हो। राजीव जी, ऐसा कोई ध्यान आ रहा है? मुझे तो लगता नहीं है वो सीएलपी लीडर, और उनको सीएलपी लीडर तो नहीं है, उनको नेता कांग्रेस पार्लियामेंट्री उस दल का और बना रखा है वहां पे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि कांग्रेस को बेशक अगर एक्सरसाइज चल रही है बहुत ही अच्छी बात है। और ये लगता है कि जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, सामने फ्रंट में जो चीजें दिख रही हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, जो पब्लिक डोमेन में चीजें दिखाई हैं, तैर रही हैं, अगर कांग्रेस वो अनदेखी कर रही है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह कर रही है और सीरियसली नहीं ले रही उन मुद्दों को। जनता के सामने मुंह बाए खड़े हैं। और अगर इनका थिंक टैंक इन चीजों को इतना हल्के में ले रहा है तो फिर 2024 में मोदी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसे कैसे लड़ेंगे, क्या होगा, क्या एकजुट हो पाएंगे, सीट शेयरिंग का क्या होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मुंह बाए खड़ी हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा पे निकलेंगे। यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के जो इस समय चमकते हुए चेहरे जो टीवी चैनल्स पे दिखाई देते हैं वो यात्रा में दिखाई देंगे। ऐसे में धरातल पे तैयारी किस तरह से होगी, खैर ये पार्टी की स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कितना सहज नहीं है विपक्ष के लिए। और वाकई अगर गठबंधन कर लेंगे तो फिर वजूद की लड़ाई होगी कि कितनी जबरदस्त मोड़ पे आ सकती है, कितना क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को बड़ी पार्टी के रूप में, बड़े भैया के रूप में अगर चलना है तो बहुत ही गंभीरता से चीजों के लिए उस अंदाज से लेना होगा कि दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना है और आगे भी बढ़ना है। ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।